ये वीडियो उन सारे एमबीएस एस्पिरेंट के लिए है जो एमबीएस करने के लिए सोच रहे हैं। एमबीएस अपने आप में बहुत डेडिकेशन के साथ में पढ़ने वाला कोर्स है, काफ़ी लंबा कोर्स होता है। अगर आप इंडिया में अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आपके पास में ऑप्शन बचता है एमबीएस अब्रॉड का। अगर आप अब्रॉड एमबीएस की बात करते हैं तो आपके सामने में कई सारा कंट्री आता है, कई सारा कॉलेज आता है। ऐसे स्थिति में आपको किस कंट्री में जाना है, आपको कंट्री सिलेक्ट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी परेशान करने वाली बात हो जाती है। तो इसी में हम बात करते हैं कि अगर आप कोई भी कॉलेज चूज कर रहे हैं या कोई भी कंट्री चूज कर रहे हैं अब्रॉड में, किन फैक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान देना है जब भी आप अपना एमबीएस के लिए कोई कंट्री चूज कर रहे हैं। तो हम जानते हैं, हम ये 10 पॉइंट पे बात करेंगे। आपको पता होगा 2021 18 नवंबर को एनएमसी गाइडलाइंस, एनएमसी गैजेट आया था। और ये एनएमसी गाइडलाइंस आप जब भी कोई कंट्री जाते तो ये एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो, आपको ये ख्याल रखना है। दूसरा, क्या वहाँ जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ की एजुकेशन का क्वालिटी क्या है, आपको ये देखना है। क्लिनिकल एक्सपोजर आपको वहाँ पे कैसा मिलेगा, वो देखना है। कोर्स ड्यूरेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस पे बात हुआ है, जो हम आगे बात करेंगे। कई सारे ऐसे कंट्री है जिसमें 5 ईयर का एमबीएस कोर्स होता था, कई सारे 6 ईयर का है, और कुछ कंट्री में 7 ईयर का एमबीएस कोर्स है। तो आप कितना टाइम अपने एमबीएस कोर्स के लिए देना चाहते हैं, ये भी एक फैक्टर होता है जो आपको देखना होता है जब भी आप कंट्री सिलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए एमबीएस अब्रॉड के साथ में। दूसरा हो जाता है बजट। आपका क्या बजट रहेगा, आप किस बजट में कंट्री चूज करना चाहते हैं, अपना मेडिकल करियर किस बजट में आप बनाना चाहते हैं, वो भी आपको कंसीडर करना है। उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना कॉलेज चूज कर सकते हैं। बाकी इंडिया के साथ में जिस भी कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हो उसका रिलेशन कैसा है, क्योंकि पिछले कंडीशन में हमने कई सारे ऐसे इवेंट देखे जहाँ पे कई सारे बच्चे गए थे पढ़ने के लिए बाहर, बट अनफॉर्चुनेटली उनको वापस आना पड़ा वार की वजह से, पैंडेमिक की वजह से। तो आपको ये ख्याल जरूर रखना है कि इंडिया के साथ में कौन से कंट्री का स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, वो भी एक बड़ा सा फैक्टर होता है जब भी आप कॉलेज चूज करते हैं। तो उसके बाद में इजी रूल एंड रेगुलेशंस। उस कंट्री में आपको बहुत सारे रूल बहुत स्ट्रिक्ट के साथ नहीं फॉलो करना है। ये कि आप जिस भी कंट्री को चूज कर रहे हैं वहाँ पे बहुत इजी एक्सेसिबल हो और आप उस कंट्री में अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हो, ऐसे कंट्री आपको चूज करना है। तो ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के डेट में आपको देखना है जब भी आप एमबीएस के लिए आगे देख रहे हैं। आपको देखना है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं और जिस कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, क्या उस कॉलेज में इंडियन स्टूडेंट्स हैं, क्या वहाँ पे अलुमनाई नेटवर्क है जो इंडियन स्टेट से है, इंडियन बच्चे वहाँ पे हो, क्योंकि इससे आपको एक तो लोकल सपोर्ट मिलता है। अगर वहाँ पहले से कोई पढ़ रहा है तो आपको सीनियर का केयर मिलता है और आपको ढेर सारा चीज़ वहाँ के बारे में समझने को मिलता है। एक अलुमनाई बड़ा सा नेटवर्क बनता है। आप कभी जॉब के लिए बाद में देख रहे हैं, अगर आपका कोई सीनियर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि सीनियर आपके लिए एक बड़ा भाई या बड़ा बहन हो सकता है वहाँ पे, जो आपको नरिश करे, जो आपको वहाँ पे केयर करे, जो आपको पढ़ने के लिए सिखाए। तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपका सीनियर एक हिसाब से आपका टीचर और आपका गार्जियन के रूप में भी आपको काम आता है। तो आपको ये देखना है कि क्या उस कॉलेज में पहले से इंडियन स्टूडेंट्स है या नहीं है। दूसरा, कि जिस कंट्री में आप पढ़ना चाहते हैं, जो कंट्री आप सिलेक्ट करें अपने एमबीएस कोर्स के लिए, क्या वहाँ का डिग्री वैलिड है, ताकि आप दूसरे कंट्री में अपना फ्यूचर बना सके, यूएसएमएल प्लैब दे सके या आप सेटल हो सके। ऐसा आपका अगर है कि आप कोई कंट्री में अगर पढ़ना जा रहे हैं उसके बाद आप किसी थर्ड कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, तो क्या उस कंट्री की जो डिग्री है वो वहाँ पे वैलिड है कि नहीं है, ये भी आपको कंसीडर करना होता है कि आपका डिग्री या आपका जो कंट्री है उसका मेडिकल जो कोर्स है, जो मेडिकल डिग्री है, वो थर्ड कंट्री में कितना वैलिड करता है। फिर आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो भी काफ़ी इजी और स्मूथ होना चाहिए जब भी आप कंट्री चूज कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना है। उसके बाद में इजी प्रोसेस ऑफ गेटिंग लाइसेंस इन दैट पार्टिकुलर कंट्री। एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो आपको लाइसेंस दे रही है, क्या लाइसेंस टू प्रैक्टिस वहाँ पे मिल रहा है आपको, ये भी आज की डेट में एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो आपको
देख के चलना ही है। दूसरा है कि जो भी कंट्री में आप जा रहे हैं, क्या वहाँ का कैसा कल्चर है, वहाँ का फूडिंग हैबिट कैसा है, वहाँ पे आपका लिविंग एक्सपेंसेस कैसा है। तो ये सारी चीज डिटरमाइन करता है कि आप वहाँ पे किस तरह रह पाएंगे, या आप आगे का जो मेडिकल करियर है या आगे का जो फ्यूचर है वो आपका कैसा रहेगा। तो बहुत सारा चीज डिटरमाइन करता है इससे भी कि कल्चर कैसा है, फूड आपको कैसा मिल रहा है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपना टेस्ट चाहिए होता है उस कंट्री के अंदर में, तो फूड हैबिट भी एक बड़ा सा फैक्टर होता है कोई भी कंट्री चूज करने से पहले। दूसरा है कि लिविंग एक्सपेंसेस, आप कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं उस कंट्री में, क्या वहाँ का लिविंग कॉस्ट महंगा है या आपके बजट में है। ये सारा पॉइंट आपको देखना है जब भी आप कोई भी कंट्री चूज कर रहे हैं एमबीएस अब्रॉड के लिए। तो ये फैक्टर आप जरूर एक बार देखें आपका कंट्री सिलेक्शन करने से पहले। तो हम डिटेल बात करते हैं कि एनएमसी गाइडलाइंस कौन कौन से कंट्री में फ्लो होता है और कौन सा कंट्री आपके लिए सही रहेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस कंट्री में आपको एमबीएस करना चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब भी आप अब्रॉड एडमिशन के लिए कोई भी कंट्री चूज करते हो। तो ये बहुत सारा आपका कंफ्यूजन मिटाएगा। कई सारे पेरेंट और स्टूडेंट का एंडलेस क्वेश्चंस होता है अब्रॉड एडमिशंस को लेकर, क्लाइमेट का चाहे बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो, यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस की बात हो, तो यहाँ पे आपको सारा जानकारी मिलेगा। तो ये आप वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आप खुद कंक्लूड कर पाए कि आपको कौन से कंट्री जाना है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में। एनएमसी गाइडलाइंस 18 नवंबर 2021 को आया था और इसमें आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ख्याल रखना है जब भी आप अब्रॉड में एमबीएस का डिसीजन ले रहे हैं। तो एनएमसी गाइडलाइंस उस कंट्री को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो आपको देखना है। दैट मीन्स एनएमसी गाइडलाइंस में मोटा मोटा आपको ये 4 चीज आपको ख्याल करना है। पहला कि मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ जो कोर्स है वो 54 मंथ का होना ही चाहिए। दैट मीन्स 4.5 साल का कम से कम आपको थ्योरी पार्ट होना चाहिए। उसके बाद में सेकेंड में मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप जो है वो 12 मंथ होना चाहिए। दैट मीन्स 1 साल का रोटेटरी इंटर्नशिप होना चाहिए। तो ये जो है मिनिमम क्राइटेरिया है इंडिया में लाइसेंस लेने के लिए, दैट मीन्स नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए। उसके अलावा जिस भी कॉलेज से आप अपना एमबीएस कर रहे हैं उस कॉलेज में कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होना चाहिए। अगर बाइलिंगुअल स्टडी है तो वो फिर आपका वैलिड नहीं रहेगा। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन दैट पार्टिकुलर कंट्री। दैट मीन्स लाइसेंस टू प्रैक्टिस कहने का मतलब ये हुआ कि जिस कंट्री पर आप एमबीएस करने जा रहे हैं वो कंट्री वैलिड होना चाहिए, वहाँ पे आप लाइसेंस ले सकते हैं जैसे वहाँ पे लोकल लाइसेंस लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लाइसेंस एग्जाम देना है, पास करके ही आना पड़ेगा, बट वो कंट्री आपको एलिजिबल मानता है वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए। तो ये जो है पॉइंट आपको देखना है। तो ये 4 पॉइंट आपको हमेशा कंसीडर करना है एनएमसी गाइडलाइंस और उस कंट्री में जाने वक्त जिस कंट्री में आपको एनएमसी गाइडलाइंस पूरा हो रहा है तो उसी कंट्री में आप जाए या उस कंट्री को आप चूज करें। तो हम देखते हैं आगे कि किस किस कंट्री में एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करते हैं और कौन कौन से कंट्री आपके लिए सही होगा, और भी चीज़ देखते किस किस कंट्री में कैसे एनएमसी गाइडलाइंस है, कैसे फूडिंग हैबिट है, कैसे क्लाइमेट है, या उसका जो है फी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारा कंट्री है जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे बात करते हुए। अब इतने सारे कंट्री होते हैं, पेरेंट और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं किस कंट्री को चूज़ करना है, किस कॉलेज को चूज करना है, क्या बजट में कौन सा कॉलेज अच्छा मिलेगा। यहाँ पे सबका कंसर्न होता है कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, डिग्री जो है वैलिड होना चाहिए, बजट भी सही होना चाहिए। तो जानते हैं कि किन किन कंट्री में एनएमसी गाइडलाइंस जो है फुलफिल होता है, बजट क्या होगा, क्लाइमेट कंडीशन क्या होगा। तो आपको पूरा रियलिटी बताएंगे अब्रॉड एमबीएस एडमिशन्स के बारे में। पहले हम रशिया की बात करते हैं। रशिया बहुत पावरफुल कंट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर में। यहाँ पे कैपिटल आपको जो है मॉस्को है। पहले हम एनएमसी गाइडलाइंस की बात करें तो रशिया में आपको जो है मिनिमम कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 54 मंथ का मिल जाएगा। उसके अलावा आपको 12 मंथ का इंटर्नशिप मिलेगा। वहाँ पे आपको रशिया के अंदर में बहुत सारा बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी हैं। इंटरनेशनल बच्चों के लिए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जो है अपना करिकुलम इंग्लिश में करा रही है और काफ़ी पहले से। तो रशिया बहुत पुराना है
बच्चे काफ़ी पहले से जाते हैं, कई सारे रशियन डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इंग्लिश मीडियम मिलेगा। साथ में रशिया के जो यूनिवर्सिटीज उसमें आपको रशियन लैंग्वेज एज अ पार्ट ऑफ स्टडी पढ़ाते हैं वहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है लैंग्वेज लोकल सीखना पड़ता है, जो कि एक बेनिफिट होता है। इसको आप एक अपॉर्चुनिटी तरह लीजिए। अगर आपको अपने भाषा के अलावा, अपने लैंग्वेज के अलावा दूसरा लैंग्वेज आता है तो एडिशनल बेनिफिट है। दैट मीन्स आप उन कंट्री में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे रशियन लैंग्वेज चलता है, और काफ़ी कंट्री है उसके आसपास जहाँ पे रशियन लैंग्वेज चलता है। आप चाहे तो बाहर भी अपना सेटल कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है लाइसेंस टू प्रैक्टिस, तो आपको रशिया में मिलेगा ये। और रशिया के अंदर में जो लाइसेंस का एग्ज़ाम है वो रशियन लैंग्वेज में होता है। इस वजह से भी आपको जो है लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। पेशेंट इंटरेक्शन, क्लिनिकल एक्सपोजर, आपका जितना रशियन अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा आपका क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा रहेगा। कजाकिस्तान की बात करते हैं तो कजाकिस्तान में भी आपको मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ जो कोर्स 54 मंथ मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 5 साल का कोर्स प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप मिल जाता है। तो 2 पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा है कि इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ भी आपको इंग्लिश मीडियम मिल जाएगा। लाइसेंस टू प्रैक्टिस, तो यहाँ भी जो है लाइसेंस आपको मिल जाएगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। उज़्बेकिस्तान की बात हम करें तो यहाँ भी आपका जो है मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ का है और इंटर्नशिप आपका 12 मंथ का है। यहाँ भी आपको 5 + 1 ईयर का कोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा इंग्लिश मीडियम, ऑफकोर्स इंग्लिश मीडियम है। और लाइसेंस की बात करें तो उज़्बेकिस्तान में आपको लाइसेंस आपके कोर्स कंप्लीशन के बाद मिल जाता है, वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। तो उज़्बेकिस्तान में एक बेनिफिट ये है कि आप जो है लाइसेंस के लिए आपको कोई एग्ज़ाम वहाँ पे नहीं देना पड़ता है। चाइना की बात करें तो चाइना भी काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन आज भी है। कोविड के चक्कर में थोड़ा कम हुआ था, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो चाइना में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड का है। उसके अलावा इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स की हो वो भी काफ़ी टॉप नॉच है। प्रॉपर जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड को देख के वहाँ पे बनाया जाता है। पैसेंट फ्लो ऑफकोर्स रहता है। तो चाइना भी एक टॉप डेस्टिनेशन है। और यहाँ पे अगर बात करें एनएमसी गाइडलाइंस की तो ऑफकोर्स यहाँ भी आपको 5 + 1 ईयर का कोर्स मिल जाएगा। दैट मीन्स एनएमसी गाइडलाइंस के अंडर में मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन और मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप दोनों आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम चाइना में मिलेगा आपको। लाइसेंस टू प्रैक्टिस लाइसेंस भी आपको चाइना मिल जाएगा। और चाइनीज़ लैंग्वेज में यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है जो मेंटल लैंग्वेज जिसको बोला जाता है। नेपाल की बात हम करें तो नेपाल में भी आपको जो है मिनिमम ड्यूरेशन 54 मंथ मिलेगा। नेपाल के अंदर में टोटल जो है 5.5 ईयर का कोर्स होता है जो कि 4.5 + 1 ईयर। तो आपको जो है तीसरा पॉइंट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, तो नेपाल के अंदर में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है। उसके लाइसेंस टू प्रैक्टिस तो आपको यहाँ भी वो चीज़ मिल जाएगा और यहाँ भी आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश नाइबर कंट्री है। यहाँ पे अगर एनएमसी गाइडलाइंस की बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल 5.5 ईयर का कोर्स मिल जाएगा जिसमें 4.5 ईयर थ्योरी प्लस 1 ईयर जो है इंटर्नशिप होता है। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो ऑफकोर्स कंप्लीट इंग्लिश मीडियम आपको यहाँ पे मिलेगा। लाइसेंस टू प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ पे आपको लाइसेंस मिल जाएगा जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट भी काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर में, और काफ़ी बच्चे वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा कंट्री है, मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छा वहाँ का है। गाइडलाइंस की बात हम करें एनएमसी की तो वहाँ पे जो आपका कोर्स ड्यूरेशन है वो 7 ईयर का हो जाता है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप 6 + 1। दैट मीन्स वहाँ पे 5 साल का पढ़ाई होगा बट 2 साल का आपको इंटर्नशिप होता है। तो मिनिमम अगर बात करें गाइडलाइंस के हिसाब से तो कोर्स ड्यूरेशन ऑफ कोर्स मिनिमम 54 मंथ है ही, और मिनिमम जो है इंटर्नशिप 12 मंथ में है। यहाँ पे 2 साल आपको मिल जा रहा है जो कि टाइम के हिसाब से ज़्यादा हो जा रहा है, बट एनएमसी गाइडलाइंस तो ऑफकोर्स फुलफिल करती ही है। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम मिलेगा। लाइसेंस टू प्रैक्टिस तो यहाँ भी आपको लाइसेंस जो है मिलेगा जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लेना पड़ेगा। किर्गिस्तान की बात हम करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 + 1 ईयर का ड्यूरेशन मिल जाएगा। तो पहला और दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई करता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें किर्गिस्तान में अभी तक जो है लाइसेंस कराने का या किस हिसाब से लाइसेंस होगा, कैसे आपको लाइसेंस मिलेगा, इसके ऊपर कंप्लीट जो है अभी तक कोई सर्कुलर या एडवाइजरी नहीं आया है। तो इस वजह से एनएमसी गाइडलाइंस को किर्गिस्तान अभी पूरा नहीं कर रही है। जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया में भी आपको मिनिमम ड्यूरेशन जो कोर्स है 54 मंथ का मिल जाएगा। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप 12 मंथ का है, इंग्लिश मीडियम में होता है।
और आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी यहाँ पे मिलता है। दूसरा है जॉर्जिया के लिए जो बहुत सारा कन्फ्यूजन लोग के बीच में है कि यहाँ पे 6+3 ईयर का जो है कोर्स मिलता है, उसके बाद लाइसेंस। बट इसमें ना दो चीज़ है, जॉर्जिया के अंदर एक पूरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप इसे समझिए कि जॉर्जिया के अंदर में आपको 6 ईयर 360 क्रेडिट आवर पहुँचने के बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देना पड़ता है। उसके बाद आप जूनियर रेसिडेंट की तरह वहाँ पे काम कर सकते हैं। आप चाहे तो वहाँ से वापस आके नेक्स्ट वन इंटर्नशिप और नेक्स्ट 2 दे सकते हैं। तो 6 ईयर का भी यहाँ पे कोर्स होगा, और आप चाहे कि वहाँ पे रेसिडेंसी प्रोग्राम ख़त्म करके आना तो उसके लिए आपको 6+3 ईयर का मिल जाएगा। दैट मीन्स जॉर्जिया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है, यूरोपियन कंट्री है, एक्चुअली प्रॉपर यूरोप तो नहीं है, बट वहाँ की क्वालिटी एजुकेशन अच्छा है, और ये भी एनएमसी गाइडलाइंस को सेटिस्फाई करता है। अगर फिलीपींस की बात करें तो आज से कुछ टाइम पहले फिलीपींस में एनएमसी गाइडलाइंस सेटिस्फाई नहीं हुआ करता था। एक्चुअली अभी फिलीपींस के अंदर में जो गैजेट है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए वो चेंज होने जा रहा है। उसका जो है गैजेट तो आ गया, बट अभी पास नहीं हुआ है, तो जब तक पास नहीं हो जाता तब तक हम एनएमसी सेटिस्फाई है करके नहीं बता सकते हैं। बट इन फ्यूचर दैट मीन्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है 24 सेशन से पहले पास हो जाए। तो यहाँ पे आपको जो है मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ जो कोर्स है, एक्चुअली फिलीपींस के अंदर में बीएससी एमडी करके होता था, जो कि बीएससी 1.5 साल का, एमडी 4 साल का होता है। बट एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको जो ये एमडी का जो ड्यूरेशन है वहाँ पे 4 ईयर होता है, बट हमें चाहिए 4.5 ईयर, तो उस अकॉर्डिंग आपको मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे 4 साल ही काउंट होता है। दैट मीन्स ड्यूरेशन ऑफ जो कोर्स है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता है। मिनिमम ड्यूरेशन की बात करें तो 12 मंथ इस 4 ईयर की इंक्लूडेड है, जो भी वैलिड अभी नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम वहाँ पे है लाइसेंस टू प्रैक्टिस, तो ये अभी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स अभी अगर देखें प्रेजेंट कंडीशन में तो फिलीपींस भी जो है एनएमसी गाइडलाइंस को सेटिस्फाई नहीं करता है। बेलारस की बात करें तो बेलारस में ऑफकोर्स है आपको मिनिमम ड्यूरेशन जो है 54 मंथ का मिलेगा। मिनिमम जो है इंटर्नशिप 12 मंथ, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है। बट लाइसेंस टू प्रैक्टिस की बात, लाइसेंस यहाँ पे मिलता है, बट लाइसेंस आपको 6 ईयर के बाद नहीं मिलेगा, आपको रेसिडेंसी पीजी करके आना पड़ेगा, तब आपको लाइसेंस मिलेगा। दैट मीन्स बेलारस की अगर बात करें तो 6+3 या 4 या 5 ईयर का आपको स्टडी हो जाता है। तो एनएमसी गाइडलाइन सेटिस्फाई तो करता है, बट डिपेंड कि आप कितना ईयर देना चाहते हैं, बिकॉज बेलारस जो है यूरोपियन स्टडी, यूरोपियन करिकुलम फ्लो होता है, और सारे यूरोप के कंट्री में जो है आपको एमबीबीएस जो है पीजी या रेसिडेंसी करने तक का, पीएचडी करने तक के बाद आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर 6 ईयर के बाद अगर आप प्रैक्टिस करने का सोच रहे हैं तो आपको जूनियर रेसिडेंट या जूनियर डॉक्टर की तरफ ट्रीट किया जाएगा, और आपको किसी के सुपरविजन में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें, चाहे वो इटली हो, पोलैंड हो, जर्मनी हो, कोई भी यूरोपियन कंट्री में जो एमबीबीएस का डिग्री है वो पीजी तक जाता है। दैट मीन्स आपको एनएमसी गाइडलाइंस तो फ्लो करता है डेफिनेटली। यूरोपियन, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन जो भी डिग्री, कैनेडियन डिग्री है, वो वर्ल्ड वाइड वैलिड है। इंडिया के अंदर भी आपको लाइसेंस मिलेगा, बट जो यूरोपियन कल्चर है, जो यूरोपियन करिकुलम है, उसमें आपको जो है टाइम ज़्यादा लगता है। दैट मीन्स आफ्टर ओनली 6 ईयर यू वॉन्ट बी एबल टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, रादर यू विल बी गिवन अ पोस्ट और जूनियर डॉक्टर्स। तो आपको देखना है कि आप कितना साल अपना एमबीबीएस लगाना चाहते हैं। फिर हम बात करेंगे बजट के बारे में। तो हम रशिया से शुरू करते हैं, क्योंकि बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंट्री को चूज़ करने से पहले या किसी कॉलेज को चूज़ करने से पहले। डिफरेंट कंट्री में अफोर्डेबल प्राइस पे आपको कॉलेज मिलेगा, एक्सपेंसिव भी होगा, क्योंकि हर एक कंट्री में बहुत सारे कॉलेज होते हैं और कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको वहाँ का ट्यूशन फी होता है। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में आपको 14-15 लाख से जो है ट्यूशन फ़ी शुरू हो जाता है। बट ये मैं सिर्फ ट्यूशन फ़ी की बात कर रहा हूँ। अगर आप लॉजिंग फूडिंग के साथ में बात करते हैं तो रशिया में भी आपको जो है 25-26 लाख आपको मिनिमम बजट रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होगा, पर्सनल एक्सपेंसेस होगा, और भी कई एक्सपेंसेस होते हैं। तो एमबीबीएस अब्रोड में सिर्फ आपको इतना नहीं देखना है कि वहाँ पे ट्यूशन फ़ी क्या है, उसके अलावा आपको देखना है वहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या हो रहा है। उसके अलावा जब भी आप एडमिशन लेते हैं इंडिया के अंदर में, तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन, अपोस्टाइल या आपका वीज़ा, टिकट, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब आपको देखना होता है। तो आपको रशिया के अंदर में 25-26 के बजट में
कई सारा कॉलेज मिल जाएगा। और आपको इससे महंगे वाले कॉलेज लेने हैं तो आप यहाँ पे 40-45 लाख तक का कॉलेज चूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर बजट एंड आप किस जगह जाना चाहते हैं। काज़ाख्स्तान की बात करें तो काज़ाख्स्तान में भी अगर आप खाना पीना के साथ में बात करते हैं तो यहाँ भी 28 से 30 लाख 28 to 30 लाख के बीच में आपको काज़ाख्स्तान में कई सारे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। उज़्बेकिस्तान की बात करते हैं तो उज़्बेकिस्तान में भी आपको कुछ अभी प्राइवेट कॉलेज सर्कुलेट हो रहा है जो मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे उन कॉलेज का प्राइस कम है, दैट मीन्स आप 25 लाख के अंडर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ अच्छा कॉलेज आपको चूज करना है तो आपको 30 से 35 के राउंड में आपको बजट रखना पड़ेगा उज़्बेकिस्तान के लिए। चाइना की बात करें तो चाइना में भी अफोर्डेबल कॉलेज है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने वाला कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। चाइना में भी अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको 25-26 लाख मिनिमम जो है ट्यूशन फी के अलावा द एक्सपेंसेस साथ में आएगा। अगर अच्छा कॉलेज आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको लगभग 35 से 37 लाख का बजट लेकर चलना पड़ेगा विथ लॉजिंग, फूडिंग एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस एवरीथिंग। नेपाल की बात करें तो नेपाल में आपको 50 से 60 लाख का जो है ट्यूशन फी रहेगा कॉलेज में। अगर आप लॉजिंग, फूडिंग सारा चीज़ के बात करें तो नेपाल के अंदर में भी आपको बजट टोटल जो है 60 लाख से लेके 70 लाख के बीच में आपको चलना पड़ेगा लेके, अगर आप खाना पीना के साथ बात करते हैं। कई सारे कॉलेज में आपको 60 लाख के अंदर में खाना पीना के साथ हो जाएगा। कई सारे ऐसे कॉलेज जहाँ पे 65 लाख तक के में आपको सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाएगा। कई ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पे आपको 70 लाख तक का जो है खर्च पड़ेगा। तो नेपाल में बजट थोड़ा ज़्यादा है बट क्वालिटी एजुकेशन अच्छा है, नाइबर कंट्री है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग होगा विथ ट्यूशन एंड हॉस्टल वो आपको 27-28 लाख से शुरू होगा और ये आपको 45 तक कॉलेज का फीस आता है। बाकी अगर आप बात करें सारा एक्सपेंसेस को लगा के तो बांग्लादेश में भी आपको लगभग 35-36 से लेके 40-45 तक का आपका बजट होना चाहिए। डिफर करता है किस कॉलेज में आप जा रहे हैं। तो कंट्री का मैं आपको एक ओवरऑल रेंज बता रहा हूँ, उसमें डिफरेंट कॉलेज होता है। कई कॉलेज का 2-4 लाख कम होता है, कई कॉलेज 2-4 लाख ज़्यादा होता है। इजिप्ट की बात करें तो यहाँ पे 7 ईयर का कोर्स होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस की, बजट की, तो यहाँ का जो रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी है ये थोड़ा ज़्यादा है। कुछ कॉलेज में आपको 75% पीसीबी में चाहिए, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 65-60 से ऊपर चलेगा। और बजट की हम बात करते हैं तो इजिप्ट में आपको 35 से लेके 42 लाख का बजट आपको लेकर चलना पड़ेगा इंक्लूडिंग एवरी एक्सपेंसेस। किर्गिस्तान की हम अभी बात नहीं करेंगे, वैसे ये भी बजटेड कॉलेज है बट एनएमसी गाइडलाइंस इसमें 65 होता है, इसलिए हम अभी इसके आगे बात नहीं करेंगे। हालांकि किर्गिस्तान में भी आपको 25 से 26 लाख के बजट में आपका आ जाएगा। जॉर्जिया की बात करें तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, तो इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ का बजट लगभग आपको जो है खाने पीने के साथ में आपको 40 लाख से लेके 45 लाख तक का आपका बजट होना चाहिए ट्रैवल एक्सपेंस के साथ अगर बात करते हैं। फिलीपींस की बात करते हैं तो यहाँ पे बजट जो है अच्छा कंट्री था पहले, और अभी अगर इनका जो है गैजेट अगर पास हो गया तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री एमवीएस के लिए फिलीपींस दोबारा से शुरू होगा। और यहाँ की बजट की अगर बात करें तो यहाँ भी बजट लगभग आपका जो है 35 लाख से 40 लाख तक का बजट आपको जाएगा। बेलारूस की बात करें तो बहुत अफोर्डेबल यूरोपियन कंट्री है, और यहाँ की बजट की अगर बात करें तो यहाँ भी आपको 30 से 35 लाख का बजट लेकर आपको चलना पड़ेगा। यूरोपियन कंट्री लेके इटली, पोलैंड, जर्मनी, तो कई सारे ऐसे कॉलेज है जिसमें आपको फ्री एजुकेशन मिलता है, जिसको पता है कि इटली और जर्मनी के बारे में। तो उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, आपको 1 साल पहले से प्रिपेयर करना होता है। दूसरा, अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत हाई होता है। दैट मीन्स आपको अगर 4.5 साल या 5 साल का अगर हम यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो आपको 40 से 45 लाख तो आपको यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस आ जाता है, पढ़ाई को छोड़ के। अगर पढ़ाई आपका फ्री में हो रहा है तब भी, लेकिन इसमें जो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। और बाकी आपको रेसिडेंसी पीजी के बाद यहाँ पे आपको लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल आप होते हैं। आगे हम बात करते हैं, आपको उन कंट्री को भी चूज करना, ये पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस कंट्री के साथ में इंडिया का बहुत बेहतर रिलेशन है। जैसे कि पिछले टाइम में हम कई सारे इंसिडेंट ऐसे देख लिए जहाँ पे बच्चे जाते हैं और कई ऐसे चीज़ है, नेचुरल कैलेमिटीज़ तो कभी आ सकते हैं, किसी के बस में नहीं होता है, तो ऐसे कोई इवेंट हो जाता है उसमें जो एम्बेसी है, जो यहाँ आपको इंडियन एम्बेसी हो गया या फिर उस कंट्री के
एम्बेसी हो गया, वो कितना आपको एक्टिवली वहाँ पे उन चीज़ों के हैंडल करता है, रिस्पॉन्स कैसे देता है। तो इस पे भी आपको देखना है कि जो आप उन्हीं कंट्री के में चूज़ करें जो या तो पड़ोस में है, जो आपको बहुत ईजी एक्सेसिबल है, या तो बहुत पावरफुल कंट्री है। जैसे आप रशिया की बात करें तो रशिया वन ऑफ द पावरफुल कंट्री है और इंडिया के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन है। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की बात करें तो ये कंट्री भी काफ़ी खूबसूरत, अच्छा है और रिलेशन तो इंडिया के साथ है। चाइना की बात करें तो यहाँ बायलैटरल रिलेशंस बहुत पहले से हैं और चाइना भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत होगा नॉर्मली जो ह्यूमन के साथ होता है वैसा कुछ वहाँ पे नहीं, काफ़ी सेफ कंट्री उसको भी माना जा रहा है। नेपाल और बांग्लादेश नाइबर कंट्री है। नेपाल के अंदर आपको कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अराइवल वीज़ा मिलता है, तो आपको जो है ये दोनों कंट्री भी काफ़ी सेफ है अगर नज़दीक के हिसाब से बात करें। बस बजट जो है इसका थोड़ा ज़्यादा होता है। इजिप्ट की बात करें तो अरबिक है यहाँ पे, तो इंडिया के साथ में बायलैटरल रिलेशन है। ये कंट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करता है इंडिया के साथ में। साथ में हम जॉर्जिया की बात करें, फिलीपींस या बेलारूस या कोई भी यूरोपियन कंट्री के साथ में, इंडिया के रिलेशन सारे कंट्री के साथ में अच्छा है। तो आप बजट के अकॉर्डिंग, एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, कंट्री का कैसे रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना कॉलेज, अपना कंट्री चूज कर सकते हैं। दूसरा आप बताएं कि जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं उसमें इंडियन स्टूडेंट कितना है, ये भी मैटर करता है, ताकि आपको एक अलुमनाई नेटवर्क मिले और आपके जगह से अगर बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको काफ़ी सपोर्ट करता है ड्यूरिंग द कॉलेज आल्सो, आफ्टर कॉलेज आल्सो। तो रशिया में जितने भी कॉलेज आज के डेट में जो यहाँ से एज अ इंग्लिश मीडियम में वहाँ पे पढ़ाया जाता है उसमें भर भर के बच्चे जाते हैं, तो इंडियन बच्चे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगा कई सारे कॉलेज में। तो आपको ये भी देखना है जो कॉलेज आप चूज़ कर रहे हैं, जो कंट्री चूज़ कर रहे हैं उसमें इंडियन बच्चे कितने हैं, उस अकॉर्डिंग भी अपना आप कॉलेज चूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो एक आता है वो एक लैंग्वेज का आ जाता है। आप लैंग्वेज को देख के भी आप कंट्री चूज कर सकते हैं। रशिया में अगर आप जाते हैं तो रशिया के अंदर में आपको एज अ पार्ट ऑफ स्टडी रशियन लैंग्वेज सिखाया जाएगा, वो इसलिए क्योंकि आपको लाइसेंस रशियन लैंग्वेज में देना पड़ता है। और हम समझते हैं कि लैंग्वेज एक एडेड बेनिफिट होता है, एक अच्छा चीज़ होता है, आपको डाइवर्सिफाइड एक कल्चर मिल जाएगा, न्यू लर्निंग, न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए या उस लैंग्वेज को समझने के लिए, तो आप ज़रूर वो फ़ायदा ले, वो अपॉर्चुनिटी ले और उस लैंग्वेज को मास्टरी करें, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन फ्यूचर होगा। तो लैंग्वेज बैरियर से बिल्कुल ना डरें। और वैसे बच्चे जिनको लगता है कि लैंग्वेज उनके बस की बात नहीं, या कई सारे ऐसे फियर होते हैं कि मैं लैंग्वेज सीख नहीं पाऊंगा, तो वो इंग्लिश मीडियम कंट्री चूज करें जहाँ पे आपको सारा चीज़ इंग्लिश में लोग जानते भी समझते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में आपको जो है इंग्लिश में पढ़ाई होता है कम्प्लीटली, बट क्योंकि एग्ज़ाम आपका चाइनीज़ लैंग्वेज इंटरनल लैंग्वेज में होता है इसलिए आपको HSK जो लेवल है 4 तक आपको करना पड़ता है और आपको लाइसेंस देने HSK लेवल 6 तक आपको जाना पड़ता है। तो लैंग्वेज एक अपॉर्चुनिटी भी है, जिन बच्चों को इसमें इंटरेस्ट नहीं वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम कॉलेज अपना या जगह ले सकते हैं। नेपाल के अंदर में कोई लैंग्वेज बैरियर आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे सारे लोग हिंदी समझते हैं, इंग्लिश में पढ़ाई होता है, यहाँ का जो लोग हैं वो कम्प्लीटली जो है हिंदी को समझते भी है और नेपाली लैंग्वेज वो काफ़ी तक सिमिलर है, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल फील नहीं होगा। उसके बाद में बात करेंगे बांग्लादेश में, तो यहाँ भी कई सारे ऐसे स्टेट के बच्चे जहाँ पे बांग्लादेश में लैंग्वेज को बैरियर नहीं होता है। यदि भी बात करें तो इंग्लिश में पढ़ाई तो होता है और एग्ज़ाम भी आपको लाइसेंस इंग्लिश में होता है, बाकी वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है आपको समझना पड़ता ही है, क्योंकि आप क्लिनिकल एक्सपोजर में जब प्रैक्टिस करने जाएंगे तब आपको लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए किसी भी अब्रॉड कंट्री में आप जा रहे हैं तो वहाँ का जो स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। हालांकि जो ही मैंने आपको यहाँ पे बताया कंट्री, तो उसमें पहले आप देख ले NMC गाइडलाइंस कौन सब्सक्राइब करता है कौन नहीं करता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या उन कंट्री में आप पढ़े, उन कंट्री को सिलेक्ट करें जहाँ का डिग्री और जहाँ का जो फ्यूचर स्कोप है वो काफ़ी रहे। जैसे कई सारे आपको ये भी देखना है कि जिस कंट्री में आप पढ़ रहे हैं उनका जो डिग्री है वो कहाँ तक वैलिडेट है, वहाँ से आप फर्दर जो है या फ्यूचर में किस करियर किस कंट्री में बना सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी आप अपना कंट्री और कॉलेज चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको असेंबली प्लैब या जो कंट्री आपका ECFMG से हो, वैमर से हो, WFEME से हो, तो ये चीज़ भी आपको देखना है। उसके लिए
WHO के लिए आपको wdoms.org में जा सकते हैं, फेमर का वेबसाइट उस पर जा सकते हैं, आपको ESFMG का वेबसाइट उस पर जा सकते हैं। यूएसएमएल का रेशियो देखना है तो आप ESFMG का वेबसाइट पर जा सकते हैं, तो कई सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं, कंट्री के अकॉर्डिंग आप एडवाइजरी पढ़ सकते हैं, तो आप इस हिसाब से अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात करेंगे कि आप उस कंट्री को चूज़ करें जहाँ पे वीज़ा प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है, जहाँ वीज़ा प्रोसेस बहुत लंबा नहीं होता है। रशिया में बात करें तो वीज़ा प्रोसेस बहुत स्मूथ है। नेपाल की बात करें, यहाँ पे कोई वीज़ा लगता नहीं, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। कजाकिस्तान में भी स्मूथ प्रोसेस है, उज़्बेकिस्तान भी स्मूथ प्रोसेस है। तो वीज़ा प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे स्मूथ रहे वो आपको कॉलेज चूज़ करना है, उस कंट्री को आपको चूज़ करना है। उसके अलावा हम बात करते हैं कंट्री में जो लिविंग एक्सपेंसेस है, जो फूड है वो आपको कैसा होगा, वहाँ पे जो कल्चर है उस कंट्री का वो कैसा होगा। तो आप अपने आप को किस कल्चर में ढालना चाहते हैं, कल्चर एक्सपोजिंग आपको पसंद हो रहा है, डाइवर्सिफाइड कल्चर आपको चाहिए, न्यू लर्निंग कैसे करनी है, तो डिपेंड उस पर भी करता है कि आप कौन से कॉलेज या कौन से कंट्री आप चूज़ कर रहे हैं। जैसे आप रशिया की बात करें तो अफोर्डेबल यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस होगा। रशिया कजाकिस्तान की बात करें तो यहाँ भी अफोर्डेबल है, उज़्बेकिस्तान का यहाँ पे अफोर्डेबल है। चाइना की बात करें तो थोड़ा कॉस्टिंग जो थोड़ा बहुत लिविंग में थोड़ा हाई जाएगा। अगर हम यूरोप कंट्री की बात करें, जॉर्जिया की बात करें, यूरोप की बात करें, बेलारूस की बात करें, तो यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस थोड़ा महंगा पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना कंट्री चूज कर सकते हैं। फूड हैबिट की बात करें तो आप देखें कि आपको इंडियन फूड कहाँ मिलता है, तो इंडियन फूड वहाँ पे इजी होता है जहाँ पे इंडियन बच्चे काफ़ी होते हैं। जैसे कि रशिया हो गया आपका, आज के दिन कजाकिस्तान में भी आपको इंडियन फूड आराम से मिल जाएगा। नेपाल आपको डेफिनेटली इंडियन कल्चर फ्लो होता है, वहाँ पे इंडियन फूड मिल जाएगा आपको। बांग्लादेश में ऐसे आपको मिल जाएगा। इजिप्ट में थोड़ा फूडिंग हैबिट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जॉर्जिया के अंदर भी इंडियन फूड आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि किस जगह आप जा रहे हैं जहाँ पे आपको कल्चर, फूड और जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो आपके बजट में हो। तो इन सारे फैक्टर को भी आप देखें ज़रूर कोई भी कंट्री सेलेक्ट करने से पहले कि आपका बजट कैसा है, आप कितना लिविंग एक्सपेंसेस करना चाहते हैं, आपका फूड हैबिट कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है। तो ये सब भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है देखने के लिए। उसके बाद आता है कि क्लाइमेट। क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अब्रॉड एडमिशन्स के लिए, इन्वेस्टिंग अब्रॉड के लिए। तो आप देखिए कि किस टाइप के क्लाइमेट में आपका बॉडी फिट होता है, एडप्टिबिलिटी आपका कितना है, एडजस्टमेंट आपका बॉडी कितना कर पाता है। रशिया की बात करें तो यहाँ पे हार्श क्लाइमेट आपको विंटर सीजन मिलेगा, कई जगह पे -35 टू -45 भी जाता है। बट नॉर्मली अगर 15-20 माइनस जाता है उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। बट उसके साथ में अगर क्लाइमेट इतना ज़्यादा ठंड है, बहुत सारे जगह पे किसी जगह पे थोड़ा कम ठंड होता है, बट विंटर में नॉर्मली ठंड होता ही होता है। तो उसके बिहाफ में आपको जो हॉस्टल मिलेगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है। तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ऑफकोर्स आपको मिल रहा है वहाँ पे। बाकी आपका बॉडी कैसे अडेप्ट करता है उस पर भी आपको डिपेंड रखना होता है क्लाइमेट की वजह से। नेपाल के अंदर बात करें तो बहुत फेवरेबल क्लाइमेट है, सेम एज टू इंडिया है। बांग्लादेश की बात करें तो एज ए इंडिया क्लाइमेट वहाँ मिलेगा। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में आपको बहुत ठंड नहीं मिलेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर वहाँ पे रहता है। तो क्लाइमेट भी एक बड़ा फैक्टर होता है कोई भी कंट्री को चूज करने के लिए। तो इतना सारा आपको ऑप्शन है। बेसिकली आपको कोई भी कंट्री चूज करेंगे तो आपको देखना है वहाँ पे एनएमसी गाइडलाइंस फुलफिल होता है कि नहीं होता है, वहाँ का लैंग्वेज कैसा है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, फूड आपको इंडियन मिलेगा नहीं मिलेगा, उस कल्चर में आप एडजस्ट कर पाते हो कि नहीं पाते हो। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स। वहाँ पे वीज़ा प्रोसेस कैसा है, उस कंट्री के साथ में इंडिया का रिलेशन कैसा है। तो दीज आर द कॉमन थिंग्स यू हैव टू लुक आफ्टर जब भी आप एब्रोड में एडमिशन्स कराने के लिए देख रहे कोई भी कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर आपको इस रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मुझे लगता है आपको सारा आपका डाउट और कन्फ्यूजन यहाँ से सॉल्व हो गया होगा।